हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और ये जो वीडियो होने वाला है वो हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में एच सी वर्मा सर आए हुए थे 17 अप्रैल को। तो उन्हीं का यह एक काफ़ी एक सेशन था, उनका टॉक था इस यूनिवर्सिटी में। तो एक्चुअली वो 2 सेशन लिए थे, एक यूनिवर्सिटी वाले बच्चों का, एक जो स्कूल वाले बच्चे होते हैं वो भी आए हुए थे। तो उन्होंने 2 सेशन लिया था। तो ये जो वीडियो है ओनली 1 सेशन जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं यूजी और पीजी और पीएचडी वाले, उनके लिए ये सेशन था। तो ये वीडियो उन्हीं के पे अबाउट होने वाला है। और वो जो मैसेज, वो जो टॉक था ना, लिटरली काफ़ी अच्छा था। उन्होंने सारे बातों को डिस्कस किया कि एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए। आजकल जो पढ़ाई में जो स्टूडेंट काफ़ी स्ट्रेस फील करते रहते हैं, वैसा जो बन गया है एग्ज़ाम का माहौल, प्रेशर वाला, वो सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने डिस्कस किया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि कोचिंग जो आजकल पूरा साम्राज्य खुला हुआ है और कितने बिना कोई रूल रेगुलेशन के बारे से उन लोग पढ़ाते हैं। जैसे कि लाइक आजकल नर्सरी से लेके भी कोचिंग सेंटर खुल गया है। तो वो सब चीज़ काफ़ी अनरिलेटेड है और एक अच्छा नहीं है। ये एजुकेशन सिस्टम को ख़राब डायरेक्शन में ले जा रहा है। तो इसी सब के बारे में उन्होंने काफ़ी अच्छा टॉक दिया था। काफ़ी इंटरेक्टिव सेशन था। बहुत सारे बच्चे, तो एक वन ऑफ द ड्रीम होता है कि एच सी वर्मा सर से मिलने का, वो तो डेफिनेटली पूरा हुआ ही। क्योंकि साइंस स्ट्रीम में जो बच्चे आते हैं उनका तो एक रहता है कि एच सी वर्मा सर से मुलाकात हो, उनसे भेंट हो। तो आप लोगों को भी डेफिनेटली होगा ही। एंड ये जो ऑर्गेनाइज़ किया गया था टॉक, जो एच सी वर्मा सर आए हुए थे, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के जो फिजिक्स डिपार्टमेंट है वो क्या हुआ था। स्पेशली जो रोहित सर हैं वो इनवाइट किए हुए थे और आए हुए थे सर। तो थैंक यू सो मच फिजिक्स डिपार्टमेंट भी और रोहित सर भी। तो देखिए, ये टॉक काफ़ी अच्छा है और बहुत अच्छा बात उन्होंने एच सी वर्मा सर डिलीवर किए हैं स्पीच के माध्यम से। तो चलिए इस वीडियो को आप देखिए, लगभग 1.5 घंटे का वीडियो है। तो कंटिन्यू करते हैं। तारीफ नहीं कर सकते कि हाँ ये भी अच्छा है। हाँ, अच्छा है, अच्छा है। अरे पूरा कंप्लीट कर उसके बाद बोलेंगे ना, अभी तो आधा ही बोलेंगे। अभी बोलो ना, प्रोसेस की बात नहीं है। सो गाइस, आप देख सकते हैं कल हमारे डिपार्टमेंट में वो एच सी वर्मा सर आने वाले थे, उसका वो प्रिपरेशन अभी चल रहा है। और ये जो बन रहा है वो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स का जो फ्रंट पेज पे जैसा कि वो बनाया गया है वैसा ही आप लोग देख सकते हैं। A few moments later. That transcends boundaries and brings us closer to understand the world around us. We are honored to have with us such a great personality who will be sharing his valuable insights, and I extend a warm welcome to each one of you and express our heartfelt gratitude for your presence. To commence this auspicious occasion and to invoke the blessings of, may I now invite our esteemed chief guest, Padma Shri Professor H. C. Verma, the Honorable Vice Chancellor and other dignitaries to kindly come forward and do the honors of lighting the ceremonial lamp. Let this light illuminate our path toward wisdom, harmony and success. Please give a big round of applause.
बाहर से देखते हैं कहाँ अरे नितिन से बुक लाई It is now our privilege to invite our esteemed chief guest, Professor H.C. Verma, who needs no introduction in the world of science. So please kindly come forward and give your सामने से फोटो लेंगे यार अरे भाई बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले वाइस चांसलर सर का, फिर डीन सर है यहाँ पे, एचओडी सर है यहाँ पे, रोहित जी हैं, बाकी सारे बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स वाले भी हैं, फिजिक्स के अलावा भी आप सबको बहुत धन्यवाद। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कोने में बैठे हुए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। वहाँ से मैं सोच रहा था कि जब मुझे आप नहीं दिख रहे हैं तो आपको भी मैं नहीं दिखूंगा, इसलिए मुझे इधर आना ही है। सब ये फिजिक्स पढ़ा है तो कोई बहुत भी पढ़ सारी लेगा। प्यारी प्यारी बातें मेरे बारे में आपको बताई गई मंच पर से। वेरी ट्रू सर। वो ऐसी बातें जब मैं सुनता हूँ ना तो मुझे कालिदास की याद आती है। कालिदास की कहानी यही है कि वो महामूर्खों की श्रेणी में गिने जाते थे और उनके जो राजा थे उनसे जो चिढ़े हुए मंत्री थे वो उनको परेशान करने के लिए अपनी उनकी राजकुमारी की शादी किसी महामूर्ख से कराना चाहते थे ताकि वो जिंदगी भर दुखी रहे राजा। और महामूर्खों की तलाश करते करते उन लोगों को जो सबसे बड़ा महान मूर्ख मिला वो कालिदास मिला, जो कि उसी पेड़ की डाली को वहीं से काट रहा था जहाँ वो बैठा था, वो दम से गिरेगा इतना भी उसको पता नहीं। उसको समझा बुझा करके राज दरबार में लाया गया, आपको कहानी मालूम है, राज दरबार में लाया गया और उसको सख्त हिदायत दी गई कि बोलना नहीं एक शब्द भी, क्योंकि एक शब्द भी बोल दोगे तो मूर्खता तुरंत झलक जाएगी, तो बिल्कुल चुप रहना है
और उसके बाद उनका बड़ा गुणगान हुआ, ये है वो है, सर्वज्ञ हैं, सारे शास्त्रों के ज्ञाता हैं, ऐसा है वैसा है। आज इनका मौन व्रत है, केवल संकेतों में जनाते हैं। और फिर जब उनसे प्रश्न करने के लिए, शास्त्रार्थ करने के लिए राज दरबार के विद्वज्जनों की बैठी पंक्ति, उन्होंने उनसे प्रश्न किया कि ब्रह्म एक है, ऐसा दिखा करके कि ब्रह्म एक है, इस पर आपका क्या विचार है? तो उनको लगा कि ये कह रहा है कि तुम्हारी एक आंख फोड़ देंगे। तो उन्होंने बोलना तो था नहीं, बोला वाला बहुत सख्त हिदायत थी कि बोलना नहीं, संकेतों से बात करना। तो अच्छा, एक आंख फोड़ दोगे? सिक्के के दो पहलू होते हैं, जो ईश्वर है वो भी परीक्षाएं लेता है, वो भी कष्ट देता है, वो भी सुख देता है, वो भी दुख देता है, दोनों एस्पेक्ट्स, ऐसा इनका विचार है। इस तरह से कर करके उनके सभी संकेतों को बता करके उनको बड़ा विद्वान घोषित कर दिया गया और बाद में विवाह हो गया उनसे। तो आगे की कहानी कालिदास की है, वो मेरे लिए रिलेवेंट नहीं है, यहीं तक की कहानी रिलेवेंट है। मैं भैया बड़ो सीधा सिंपल शिक्षक हूँ, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हूँ। और ये मैंने सोसाइटी के लिए जो कुछ भी किया और लोगों के लिए जो कुछ भी किया, एजुकेशन के लिए जो कुछ भी किया, जितना मैंने किया, मेरे को उतना वापस प्रतिदान कभी भी नहीं मिला। हमेशा उससे 100-200 गुना ज्यादा ही प्रतिदान वापस मुझे मिला। एक बहुत छोटे से परिवार में, आर्थिक संकटों में जूझते हुए परिवार के अंदर में मैंने अपना बचपन बिताया। स्कूल जाने के समय में चप्पलें और जूते नहीं होते थे पाँव में, 4 किलोमीटर चलकर जाना होता था रानी घाट से राममोहन राय सेमिनरी तक। और गर्मी के दिनों में जब 12:30 बजे स्कूल खत्म होता था, मॉर्निंग स्कूल हो जाया करते थे, और अलकतरे की रोड के ऊपर गर्मी के समय में, जिस समय की पीक समर जिसको कहते हैं, और पीक सन होती है, धूप होती है, अलकतरे की रोड पर बिना चप्पल के चलना एक अपना अद्भुत आनंद देता है। कितने राहुल और हमको पता होगा ना राहुल, कम समय तक वो कांटेक्ट बन करके रही एक लगातार में। डेल्टा टी कितना छोटा हो जाता है, डेल्टा टी कितना छोटा हो उसका पूरा अभ्यास। हाँ, थोड़ा ज्यादा देर तक रहोगे तो पैर चले, तो कितनी जल्दी पैर वापस उठाना है, तो पूरा अभ्यास हमने सालों किया। ऐसे परिवार से मैं आया हूँ, लेकिन जब धन का प्रभाव नहीं होता है ना, तो धन का अभाव भी नहीं। बिल्कुल सही, धन का अभाव कभी खटकता है। बिल्कुल सही। धन का अभाव तभी खटकता है जब धन का प्रभाव होता है। हमने कभी धन का प्रभाव देखा नहीं, तो हमारे ऊपर कभी धन का प्रभाव आया नहीं, तो इसलिए धन का अभाव हमें कभी पता ही नहीं चला कि हम किसी कष्ट में हैं। हमने तो बड़े हंसते खेलते मजे लेते हुए दौड़ते भागते अपनी जिंदगी आगे बढ़ाई। सबसे बढ़िया बात जो रही हमारे साथ में, मैं आऊँगा इस पर चलता हूँ, आता हूँ। मैं थोड़ा केवल यही कहना चाह रहा हूँ कि आप मुझसे बहुत ज्यादा उम्मीदें न रखना, इसलिए आप मेरे से बहुत सारी उम्मीदें रख लोगे तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होने वाला है, इसीलिए मैं ये सब पहले ही भूमिका बना दे रहा हूँ। उसके बाद चलते हैं अपने स्लाइड्स के ऊपर। ये जो आप ओके, चलते हैं। The world is beautiful and diverse. बिल्कुल सही। इस व्यक्ति को देखिए कितने खुश नजर आ रहे हैं। अरे कौन है? ऐसे सर, आप ही सर। अरे एच वर्मा है भैया। ये बाल जब नहीं होते तभी कोई एच वर्मा बनता है, ऐसी बात नहीं है। बाल होते हैं तभी कोई एच वर्मा बनता है। अनुपम, ये उसका वो साल भी यहाँ पे बना, तारीख छपी हुई है 6 जून 2003, केवल 22 साल पहले की पिक्चर है ये। ओके, द वर्ल्ड इज ब्यूटीफुल एंड डाइवर्स। देखो कितना संसार कितना सुंदर है। बहुत सारे हमारे यहाँ एनवायरमेंटल साइंस के, बायोलॉजी के लोग हैं
जो इसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। अभी मैं हाल में बायोलॉजी पढ़ना शुरू किया मैंने 2 साल पहले से, तो अब मैं समझ सकता हूँ कि बायोलॉजी के लोगों को संसार कितना अच्छा लगता होगा। मुझे पढ़ने के बाद तो संसार अच्छा लगने लगा है। जितने मच्छर, कीड़े मकोड़े, छोटे बड़े, वो सब प्यारे लगने लगे। मैंने मच्छरों को मारना बंद कर दिया था। मच्छरों को मारता नहीं हूँ। वैसे भी महिलाओं का सम्मान करना आवश्यक है। World is beautiful and जय diverse. माँ काली। बहुत प्यारी प्यारी चीजें हैं संसार के अंदर में। हालांकि ये जब मैंने इसे जब बनाए थे उस समय मैं बायोलॉजी नहीं पढ़ रहा था, तब भी सुंदर लग रहा था, तो और भी ज्यादा सुंदर लगता है। और फिर ये तो आप देख ही लेते। और ये अब थोड़ा मैं पहले फिजिक्स का गुणगान कर लूँ, अपना सेलिंग करना है। सेलिंग करना है। आपका क्या सेलिंग कितना वर्ल्ड कितना ब्यूटीफुल और डाइवर्स है, इसके लिए आप देखिए। आप जब चंद्रमा इसको तारों को देखते हैं इसका ब्राइटनेस नहीं बढ़ रहा है। करना सुबह कॉल करना। आकाश के अंदर में, जब तक देख पाए, पता नहीं कब तक देख पाएंगे, जब तक देख पाए तो आप क्या देख रहे होते हैं। अब ये देखो, जैसे ये आपका उर्सा मेजर बना हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे तारे हैं, इधर भी कोई कॉन्स्टेलेशन से तारे हैं। आप जो देख रहे हैं 124 साल पुरानी घटना को आज देख रहे हैं। 124 साल जब इस तारे को देखते हैं आप, जब इस पर्टिकुलर तारे को आप देखते हैं, जो लाइन बनी हुई है लाल रंग की, आप 124 साल पहले कुछ हुआ था, वहां से कोई रोशनी चली थी, उसको आप देख रहे हैं। 20 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में आप धरती पर आए थे, उसके कितने साल पहले ये घटना घटी थी। इसी तरीके से आप देखेंगे ये 2000 साल पुरानी घटना है, जो तारा चमक रहा है अभी भी। अभी आई जो रोशनी वो 2000 साल पहले चली थी। तो जो इवेंट 2000 साल पहले हुआ था उसको मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। ओके, so life is great और world is really very very beautiful and interesting। ये मैंने एक चित्र भोपाल का है। ये भोपाल में मैं केंद्रीय विद्यालय गया था। ये बीच में बैठा हुआ हूँ मैं, एक बच्चों के बीच में, ऊपर में तो खैर दिख ही रहा हूँ। तो आप ये बताओ, ये बच्चे सब मुस्कुरा रहे हैं, जैसे आप मुस्कुरा रहे हो ना, वैसे ये बच्चे भी सब मुस्कुरा रहे हैं, मैं उनके साथ में बैठा हुआ हूँ। प्रश्न है, आर दे स्माइलिंग एट द सेम टाइम? No. क्या एक ही समय पे सब मुस्कुरा रहे हैं, या कोई पहले मुस्कुरा रहा है, कोई बाद में मुस्कुरा रहा है? इस चित्र में जो आप देख रहे हो, एक ही समय पे एक फोटो क्लिक किए ना? नहीं भैया, रोहित सर से मेरे को यहाँ अगर यहाँ कैमरा क्लिक कर दो, तो रोहित सर से जो मेरे को रोशनी मिल रही जिस समय पे, क्या उसी समय पे वो जो सबसे पीछे बच्चे बैठे हुए उनकी रोशनी क्या उसी समय मुझे मिल जाएगी क्या? नहीं ना। एक ही टाइम पर इनकी मुस्कुराहट और उनकी मुस्कुराहट अगर चलेगी तो इनकी पहले पहुंचेगी ना, उनकी बाद में पहुंचेगी ना। लेकिन यहाँ तो एक ही समय पे क्लिक हुए। तो जो पहले बैठे हुए हैं आगे के समय इसमें, उन्होंने तो अभी मुस्कुराया होगा, आवाज मेरे पक्ष में पहुंच गई। लेकिन उसी समय पे जो मुझे मुस्कुराहट पीछे वालों की मिली है वो और पहले चली होगी ना, जो अब मुझको मिल रही है। ये सब अलग अलग समय पे। देखो ना कितना, एक फोटो खींची है और उसके बाद ध्यान से अगर उसका अध्ययन करो तो कितनी नई नई बातें समझ में आती है, कितनी लगता है अरे वाह ये क्या बात हो गई भाई। तो ऐसा अपना एयर जो है अपने कमरे के अंदर में, हवा जो है अपने कमरे के अंदर में, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं करीबन 1800 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। जो आमतौर पे जो हवा है, आम टेम्परेचर जो होता है जैसे इस समय यहाँ है, ऐसे में जो हवा है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो स्पीड है
1800 किलोमीटर पर आवर किसी भी बुलेट ट्रेन से ज्यादा ऐसा अपना है ये संसार, अद्भुत संसार है, बहुत प्यारा संसार है। आप अंदाजा कर सकते हो क्या कि इस रूम के अंदर में कितने किलोग्राम हवा होगी? या करना, आराम से करना, आराम से करना। कितना बड़ा कमरा है, आयतन कितना है, उसके अंदर में कुर्सियों पर बैठे हुए लोगों का आयतन कितना, तो घटाना भी पड़ेगा आपको, तब पता चलेगा था इतने आयतन की हवा है, और फिर आप उसको उसकी डेंसिटी वगैरह से मल्टीप्लाई करके निकालोगे। अच्छा सवाल है कि नहीं? यस सर। ये जो किताब में लिखे रहते हैं, ये एक आयताकार बॉक्स की लंबाई इतनी, चौड़ाई उतनी, वो आयतन कितना वगैरह वगैरह, उसकी जगह अगर हम ऐसे सवाल करते हैं भैया ये रहा हॉल, आप बता दो इसमें हवा कितनी, कितना बढ़िया विहास भी होगा, अच्छा भी लगेगा, मेरा हॉल है। अपने घर के बारे में हम काम कर रहे, बातें कर रहे हैं, तो ऐसे ही है। ओके, इसी तरह से आप देखो एक छोटा सा एटम 10⁻⁸ सेंटीमीटर का है, कितनी उसके अंदर में गतिविधियां चल रही हैं। उसका न्यूक्लियस है, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कोई इधर कोई उधर, कोई उधर कोई उधर। न्यूक्लियस के भी भीतर में देखो तो कितनी सारी एक्टिविटियां चल रही होती हैं, उसके भी डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, अट पट। तो अपना संसार जो है वो बहुत ही प्यारा संसार है, और भारतवर्ष जो है वो इसलिए भी बहुत प्यारा है क्योंकि ये मंदिरों का देश है, बहुत मंदिर देश है। मंदिरों में क्यों जाते हैं? मंदिरों में क्या देखने के लिए जाते हैं? किसका दर्शन करने के लिए जाते हैं? भगवान का दर्शन करने के लिए मंदिर में जाते हैं। जब लौटते हैं तो क्या भगवान के दर्शन करके लौटते हैं? भगवान के दर्शन जिसको हो जाते हैं उसके तो सारे दुख दर्द हो जाते हैं, भव सागर तर जाता है, फिर तो उसको कुछ आगे कुछ बचता ही नहीं है जिसको भगवान के। हम जो मंदिर लाखों की संख्या में जाते हैं, हम किसके दर्शन करके आते हैं? हम मूर्तियों के दर्शन करके आते हैं। हम मूर्तियों के दर्शन करके आते हैं, भगवान के दर्शन तो कौशल डिस्ट्रिक्ट बातें करते हैं, तो सारी बातें हमारी स्टैटिस्टिकल। किसी एक पॉइंट को लेकर के आप मत सोचना कि ये तो गलत बोल गए ये तो गलत बोल गए, ऐसा नहीं सोचना। मैं बीच के बल्क की बात करूंगा, बीच के बल्क की बात। बहुत सारे होंगे जो उस एवरेज से कौन आगे होंगे, बहुत सारे बहुत पीछे भी होंगे, हम बीच के बल्क की बात करें। अरे आगे बैठा है। तो क्या होता है, जो भगवान के ये हो गए, स्कूल के ये हो गए मंदिर, और फिर दर्शन तो हम दोनों जगह इमेजेस का ही करते हैं। दुख दर्द तो दूर होते ही नहीं है, दुख दर्द दूर होने से ना। अगर विद्या के मंदिर में जा करके हमें वाकई दर्शन हो गए होते तो इम्तिहान के लिए इतना बड़ा स्ट्रेस क्यों हम पालते? जिस मंदिर में जा करके दिमाग में स्ट्रेस आए, वो क्या किसके दर्शन करके आए हो भाई? किसके दर्शन करके आए? ये तो आप देखो परीक्षा के नाम पे कल इम्तिहान है तो आज रात को नींद नहीं आएगी, उसको रिवाइज नहीं किया, उसको ये आ गया कहीं तो, वो आ गया कहीं तो, क्या होगा हमारा? तो इतना बड़ा स्ट्रेस जहाँ आ रहा है तो कहीं ना कहीं पे हम मूर्तियों के दर्शन कर रहे हैं, भगवान के दर्शन नहीं कर रहे हैं। और ये निश्चित समय पे निश्चित काम करते हैं, और डिटर्मिनेशन है। जब तक मैं नहा नहीं लूंगा तब तक मैं खाऊंगा नहीं। करते ना जो लोग करते हैं, मैं नहीं करता हूँ फॉलो लेकिन जो लोग ये कर्मकांड को फॉलो करते हैं उनकी एक डिटर्मिनेशन, जब तक मैं नहा नहीं लूंगा तब तक मैं खाऊंगा नहीं, जब तक ये नहीं हो जाएगा तब तक ये नहीं करूंगा, जब तक वो नहीं, और नहीं अगर मिलता है तो वो भले भूखे रह जाए, अपना तोड़ते नहीं है नियम। तो कर्मकांड बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कर्मकांड के आगे भी जाने का है, उसके आगे भी जाने, ईश्वर तक पहुंचने का है। वो कर्मकांड जो है ना वो अपना बाहरी आवरण है, ईश्वर तक पहुंचने का है। तो स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट का सवाल है। ओके, तो ये सब रिचुअल्स हो गए। या देवी सर्वभूतेषु
स्क्वायर प्लस मंत्र पढ़े जा रहे हैं सारे लोग। इस मंदिर के उपासक भी मंत्र पढ़ रहे हैं, उस मंदिर के उपासक भी मंत्र पढ़ रहे हैं, और दोनों को स्ट्रेस हो रहा है। ओके, नरेंद्र से विवेकानंद बनाने की जो कहानी है ना, प्रोसेस है, वो है विद्या के मंदिर का प्रोसेस। नरेंद्र से विवेकानंद बनना, ये होना है, चाहे वो भगवान के रास्ते से हो, उस वाले भगवान के रास्ते से हो रहा हो, या इस वाले भगवान के रास्ते से हो रहा है, वो अपने को करना है। और तब कुछ, अब देखो हम लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। स्कूल में किसने किसने जी का मान निकाला था भैया, पेंडुलम घुमा करके? बहुत कम लोगों ने निकाला था। मुझे बहुत खुशी हो रही है, आप सच बोल रहे हो। स्कूलों में एक्सपेरिमेंट होते कहाँ हैं? और होते भी हैं तो आप करते कहाँ हैं? लेकिन हमारे इसके अंदर में, सिलेबस के अंदर में, 11वीं क्लास के अंदर में एक पेंडुलम लेकर के, उसको ऑसिलेट करा करके, उसका टाइम पीरियड निकाल करके, लेंथ नाप करके, जो धरती के आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण से जुड़ा हुआ ये कांस्टेंट है स्मॉल जी, उसको निकाला जाता है। अभी से करीब 55-60 साल पहले मैंने वो एक्सपेरिमेंट किया था। अभी भी बच्चे वो एक्सपेरिमेंट करते हैं 11वीं क्लास के अंदर में, और नहीं करते हैं तो लोग कहते हैं बताओ इसने जी तक नहीं निकाला। करता क्या है ये, इनका स्कूल क्या करता है, जी तक नहीं निकाला है इसने। अरे क्यों निकालू जी, जब इतने 10 लाख लोगों ने निकाल के रखा हुआ है, तो मैं क्यों निकालू जी? ये वाला जी नहीं निकालोगे तो वो वाला जी नहीं निकलेगा, JEE वाला। जी का जंजाल है भैया, ये जी का जंजाल है। इसी तरीके से कहते हैं हम कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो हम लोग को वेरीफाई कर रहे हैं। अरे क्या वेरीफाई करोगे? और अगर वेरीफाई करके बता दिया कि नहीं नहीं गलत है, तो आपको 0 नंबर मिलेगा। काहे का वेरीफाई कर रहे हैं, काहे का वेरीफाई कर रहे हैं? तो अपने यहाँ एक तो जो ये एक्सपेरिमेंट्स हैं जो प्रकृति के साथ हमें जोड़ते हैं। देखो अगर एजुकेशन आपको मिल रही है ना, जिसमें आपको उसके दर्शन हो रहे हैं, तो फिर आप प्रकृति के साथ जुड़ोगे। क्योंकि जो भी चीज़ है, इकोनॉमिक्स है या सोशल साइंस है या बायोलॉजी है या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है, लिटरेचर, सब कुछ तो इसी प्रकृति का ही स्वरूप है ना, इसी का डिस्क्रिप्शन है ना, इसी के नियम कानून, इसी के अंदर जो घटनाएं हो रही हैं उसी का रूप है। आप प्रकृति के साथ जुड़ोगे। प्रकृति के साथ जुड़ने के लिए एक्सपेरिमेंट जो है वो एक अच्छा माध्यम है। जो हम बोर्ड पे करते हैं और कॉपियों पे करते हैं, वो हमारे चिंतन को विकसित करने का एक अच्छा माध्यम है। लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, एक से दूसरा डिराइव करना, ये जो हमारे दिमाग की शक्ति है, उसके लिए वो बहुत ज़रूरी है करना। और ये बहुत ज़रूरी है कि तो अपने दिमाग के अंदर उस तरह की थिंकिंग करने की एबिलिटी डेवलप होनी ही चाहिए। एक्सपेरिमेंट जो होते हैं वो हमें प्रकृति के नज़दीक ले जाते हैं, क्योंकि कुछ होता है वहाँ पे। एक्सपेरिमेंट का मतलब है कुछ हो रहा है, कुछ घटनाएं हो रही कर रहे हैं। प्रकृति में घटनाएं तो होती हैं, और होता ही क्या है, तरह तरह की घटनाएं तो होती हैं। तो एक्सपेरिमेंट जो होते हैं वो हमें प्रकृति के साथ जोड़ते हैं। हमारे एक्सपेरिमेंट्स अगर ऐसे होंगे जिनका कोई मायने नहीं है, पता ही है पहले से हमें कहाँ क्या सिखा रहे हैं, तो उनका कोई लाभ नहीं मिलेगा। फिर वो मूर्तियों के दर्शन होकर के रह जाएंगे। ओके, किसी को कलेक्ट डेटा कर लो, ग्राफ खींच लो, अंदर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आज के प्रकृति में जो हो रहा है, आज नेचर में जो हो रहा है, धरती पर जो हो रहा है, उसको एक्सप्लोर करना, उसके साथ जुड़ना, ऐसा। तो और इसीलिए स्कूल लेवल में मेरे पास बहुत सारे ईमेल आते हैं बच्चों के, 9वीं क्लास वालों के, 10वीं क्लास वालों के, 8वीं क्लास वालों के, इवन 8वीं क्लास वालों के। वो सब कहते हैं मुझे तो साइंस
उसमें भी खास करके मुझे तो फिजिक्स पढ़ती है। खैर मेरे पास मिला यहाँ तो कोई वो वाला थोड़ी लिखेगा मुझे मिलके मुझे केमिस्ट्री पढ़नी है, बायोलॉजी पढ़नी है। वो उनमें से किसी को लिखेगा जो बायोलॉजी के प्रसिद्ध लोग होंगे उनको। तो मेरे को वो डेटा तो बायस्ड जरूर है मेरे पास में, लेकिन वो बायस्ड डेटा बताता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने अर्ली लाइफ में 8वीं 9वीं 10वीं के समय में साइंटिस्ट बनना चाहते हैं और देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं। बहुत न्यूज़ मेरे पास आती है। लेकिन वही बच्चे जब 11वीं में पहुंच जाते हैं और 12वीं में पहुंच जाते हैं, जी के जंजाल में फंस जाते हैं, इंजीनियर तो भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं उसके बाद कि उन्होंने क्या सोचा था। तो ये जो है ना वो स्टिमुलेटेड डी एक्साइटेशन है। साइंस नहीं पढ़ना अपने को, अपने को तो इंजीनियरिंग पढ़नी है, अपने को तो एमबीए करना है, अपने को तो आईएएस बनना है, साइंस नहीं पढ़नी। तो वो जो प्योर साइंस को पढ़ने का जज्बा होता है छोटे में, उसका डी एक्साइटेशन होकर के रिजॉल्व करते हैं साइंस छोड़ के और कुछ करा लो, नहीं। और ये स्टिमुलेटेड है, ये अपने आप स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये बकायदा फ्रीक्वेंसी मैच करा कर कॉलेजेस में ये डी एक्साइटेशन कराते हैं। स्टैटिस्टिकल डेटा कोचिंग का साम्राज्य। डमी स्कूल अनएथिकल प्रैक्टिस पर। अरे भैया ये डमी स्कूल भी डमी होने लगे। अनएथिकल प्रैक्टिसेस की पराकाष्ठा हो। आप कभी बड़ा काम नहीं कर सकते हो अगर आप एथिक्स नहीं जान रहे हो और एथिक्स का पालन नहीं कर रहे हो, ईमानदारी का पालन नहीं कर रहे हो, शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हो, छोटे लाभ के लिए और अपनी जिंदगी कुर्बान कर रहे हो, छोटे लाभ के लिए गलत रास्ते अपना रहे हो, अपनी आत्मशक्ति को कम कर रहे हो, कभी भी बड़े काम नहीं कर सकते। संघर्ष हो सकता है, संघर्ष से बचने के लिए आप थोड़ा सा बेईमानी के रास्ते जाएंगे, थोड़ा आपका संघर्ष बच सकता है, छोटा सा गेन हो सकता है, लेकिन वो ताकत आप में नहीं आ सकती कि आप कुछ ऐसा खड़ा करोगे, ऐसा सोचोगे, ऐसा लेकर के आओगे, ऐसी चीज बनाओगे, ऐसा कंट्रीब्यूशन करोगे जिससे कि कोई बड़ा परिवर्तन आएगा, कोई धरती को ज्यादा लाभ होने वाला है, उससे सोसाइटी को लाभ होने वाला है, आपके परिवार को लाभ होने वाला है। नहीं, वो ताकत खो रहे हैं अगर हमने वो एथिक्स का पालन नहीं किया हुआ है और हम अनएथिकल प्रैक्टिसेस को अपना करते हैं छोटे छोटे लाभ के लिए, तो फिर वो छोटे ही छोटे लाभ में रहो, कभी बड़ा लाभ नहीं मिलने वाला है, उससे बड़ा काम नहीं करने वाला। वो तो पराकाष्ठा है। एक 14 साल के, 15 साल के, 10 साल के बच्चे को आप ये सिखा रहे हो कि आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं, आपके अटेंडेंस बन जाएगी, आपको टर्म एग्जामिनेशन में बैठने की जरूरत नहीं, आपके मार्क्स बन जाएंगे, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर में आपको स्कूल में लैब में एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, आपको 30 में से 28 नंबर मिल जाएंगे। ये अनएथिकल प्रैक्टिसेस जो हैं वो इस तरह से इतने कम उम्र के अंदर में बच्चों के सामने में आप उनको प्रेरित कर रहे हो करने के लिए, और एक से एक बढ़ के पराकाष्ठा। आप बच्चों को क्या संदेश देते हो? आप बच्चों को संदेश देते हो पेरेंट्स प्लस कोचिंग चलाना, तुम्हारे अंदर कोई क्षमता नहीं है, तुम अपने से कुछ नहीं कर सकते हो, स्कूल भी तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकता है, तुम्हें एक्स्ट्रा कोचिंग जाना पड़ेगा, जाओ। क्या करेगा? बच्चों के अंदर में तो आत्मविश्वास लग भरा होना चाहिए, उसकी जगह आप उनको कह रहे हो तुमसे कुछ नहीं होने वाला है, तुम्हारा ट्यूटर लगाऊंगा। पटना में हमारे मित्र हैं संतोष कुमार जी, वहाँ कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट साइंस में, उनके घर में मैं रहता हूँ, कई बार पटना जाता हूँ, तो वो जहाँ रहते हैं तो सड़क के जिस एक और उनका घर है और दूसरी ओर का जो मकान है वो एक
तो उसके वो दीवार के ऊपर एक एडवर्टीजमेंट रहता है, कोचिंग किसके लिए? फ्रॉम नर्सरी टू क्लास 8। नर्सरी मेरे उस पर है फोटो का मेरे फोन पे, फ्रॉम नर्सरी टू क्लास 8, और आगे ब्रैकेट में लिखा रहता है सीबीएसई के अनुसार, सीबीएसई के अंतर्गत के अनुसार, उनके सिलेबस के अनुसार नर्सरी से भी कोचिंग खुल गई है। और ये तो कोचिंग की बात है जो नर्सरी से खुल के बैठी हुई है, और ये जो कोचिंग के साम्राज्य वाले हैं, सम्राट कोचिंग के जो सम्राट लोग हैं, ये तो गली वाले हैं ना, ये छोटे छोटा अपना खुल खुल करके बैठ गए हैं, और जो सम्राट है उनका तो फिर कोई कहना ही नहीं है। उन्होंने तो अभी असम से मेरे पास एक मेल आई है, शायद इस पर होगी। अच्छा पहले ये कहानी, ये हरियाणा की कहानी है। हरियाणा से एक माता, एक पिता और एक स्टूडेंट, गर्ल स्टूडेंट क्लास 7 में पढ़ने वाली, वो मेरे पास मिलने के लिए आए दिल्ली में। दिल्ली में मैं किसी कार्यक्रम के लिए गया था, उनको पता चला कि वहाँ पे मैं आ रहा हूँ, तो वो लोग हरियाणा से चल करके वहाँ पे आए मुझसे मिले, और मुझे बहुत खुशी हुई, उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। उन्होंने जो कहानियाँ बताई वो सुनी। एक प्रसिद्ध कोचिंग बड़े सम्राट, उन्होंने इनके विद्यालय के अंदर में एक परीक्षा कराई क्लास 4 में, और क्लास में परीक्षा करा के उन्होंने बताया कि जो इसमें बच्चे उत्तीर्ण होंगे, जो अच्छा करेंगे, उनके लिए क्या होगा, उनके लिए अलग स्कूल में कोचिंग दी जाएगी, एक स्कॉलर सेक्शन अलग बनाया जाएगा उन लोगों का। बड़ा स्कूल है, ABCDEF तक उनके रेगुलर सेक्शंस है हर क्लास में, और उसका G और H 2 और सेक्शंस रखे गए, स्कॉलर सेक्शन। उसमें कौन जाएगा? जो इस कोचिंग सम्राट की परीक्षा में अच्छा करेगा वो उसमें जाएगा। उसको क्या किया जाएगा? वहाँ अलग से उसको कोचिंग दी जाएगी, ताकि वो 12वीं के बाद JEE में या नीट में खूब बढ़िया एक्सप्लोर करे। और उसके लिए परीक्षा हुई इनके स्कूल में। ये जो स्टूडेंट थी उसमें बैठी और टॉप कर गई उसके अंदर में, तो इसको स्कॉलर्स बैच में ऑफर किया गया। 1000 रुपए की एक्स्ट्रा फीस लगती है स्कॉलर्स बैच में जाने के लिए। तो इनके माता पिता ने और इस बच्चे के तीनों ने बताया कि नहीं परीक्षा तो दे दी हमने, परीक्षा तो देने में क्या है भैया, दे दी, लेकिन मुझे स्कॉलर बैच में नहीं जाना। और पेरेंट्स ने कहा कि आप इसको ABCDEF में ही कहीं रखिए, इसको वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, जो स्कूल के टीचर्स पढ़ाएंगे ये बच्चे उसी से पढ़ेंगे। उन्होंने इसको ठुकराया। सही है। वही परीक्षा 2 साल के बाद 6ठी क्लास के लिए फिर से अरेंज हुई, और ये तब तक 6ठी क्लास में पहुंच गई थी। पहले भी हुई होगी 6ठी क्लास के लिए, लेकिन ये जब 6ठी क्लास में पहुंची तो फिर से वो परीक्षा का समय इसको आ गया, फिर से ये बैठ गई, फिर से इसने टॉप कर लिया। स्कूल वाले पीछे ही पड़ गए इनके पेरेंट्स के, ये आप क्या कर रहे हो, अपने बच्ची का भविष्य क्यों बर्बाद कर रहे हो, इतनी अच्छी आपको हम कोचिंग दे रहे हैं, आखिर आप कहीं दूसरी जगह कराओगे तो आपको कितने सारे पैसे लगेंगे, ये होगा, हम स्कूल में दे रहे हैं, बच्चे को कहीं आना जाना नहीं है। बहुत उनको समझाया गया, काउंसलिंग की गई, बट पेरेंट्स वाकई, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बहुत खुशी हुई मुझे, तो बिल्कुल अपने क्लियर थे अपने इसके अंदर में, अपने स्टैंड के अंदर में। और उन्होंने उस ऑफर को फिर से ठुकराया। वो बच्चे 7th में है, पढ़ रहे हैं, बहुत खुश है, उसके पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं, स्कूल बहुत अच्छा है, स्कूल के प्रिंसिपल खुश नहीं है, बाकी सब खुश हैं, बाकी सब खुश हैं। ये स्कूल जो कोलैबोरेट कर रहे हैं ना कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों के साथ में, ये सुसाइड कर रहे हैं, ये सुसाइड कर रहे हैं। 11-12 वालों को तो छीन लिया कोचिंग वालों ने, वो या तो उन्होंने वो अनएथिक अपनाया कि भाई ठीक है तुम फीस दो, जाओ कोचिंग के अंदर में, क्लास में आने का जरूरत नहीं तो वहां से टीसी लेते हैं बच्चे और चले जाओ, अगर शहर का शहर में है तो। और अगर किसी को कोटल में जाकर के पढ़ना है डमी स्कूल के अंदर में, तब तो यहाँ से उनको बकायदा टीसी लेके जाना है। तो 11-12 ऑलरेडी हाईजेक हो चुका है, और अब उनकी नजर नीचे है।
तो जैसे होता है ना चाइना वाइना वो बांग्लादेश नेपाल उसको पहले थोड़े प्रलोभन दे करके और वो अपने प्रोजेक्ट्स फलाने ढिमाने करके अपने कब्जे में ले लेता है और फिर श्रीलंका में क्या हालत हुई पता है आपको। ये सुसाइडल पाथ है, स्कूल सिस्टम जा रहा है और स्कूल सिस्टम अगर जाएगा तो आप कल्पना करो कि क्या होगा भविष्य देश का। आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, लेकिन आपके बच्चे इस स्कूल में जो आएंगे वो तो स्कूल से ही आएंगे ना। अगर स्कूल सिस्टम ऐसे कोलैप्स होगा तो फिर आप कहां से शुरुआत करोगे। जो आईआईटी में बच्चे जाएंगे और कोचिंग करो करके और आईआईटी में अच्छा करो खराब करो, उनके पास अगर 22,000 सीट है तो 22,000 बच्चे तो लेंगे ही लेंगे। ऐसा तो है नहीं कि अगर बच्चों ने परफॉर्मेंस खराब किया है तो 22,000 का 20,000 लेंगे या 16,000 लेंगे। कोई पास मार्क तो है नहीं वहाँ पे। वो तो पास मार्क तो हमेशा जब इम्तहान हो जाते हैं तब वहाँ डिसाइड किया जाता है। आईआईटी की तो परंपरा यही है। तो आज जितनी सीट है उतना तो उनको लेना है। कैसे बच्चे मिलने वाले हैं उनको भी। स्कूल सिस्टम अगर कोलैप्स करता है, स्कूल सिस्टम पे इतना बड़ा खतरा अगर आता है, टीचर्स को भी आप क्या संदेश देते हो अपने स्कूल के टीचर को, जहां आप कोचिंग वालों को बुला करके और उनसे अलग से क्लास करवाते हो या अपने बच्चों को वहां भेजते हो, आप यहाँ पे खाली अटेंडेंस बनाते हो, उन टीचर्स को आप क्या संदेश दे रहे हो। उनको भी आप यही संदेश दे रहे हो कि तुमसे कुछ नहीं होने वाला है, कोचिंग वाला चाहिए। बच्चों को संदेश दें तुमसे कुछ नहीं होने वाला है, कोचिंग वाला चाहिए। बड़ी विषम परिस्थितियां हैं। तो ये विषय मैंने इसीलिए आज आपके सामने रखा है कि आप के यहाँ जो भी लोग बैचलर्स मास्टर्स करते हैं उनसे मेरी खास नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं, क्योंकि उन्हीं में से उम्मीद होती है कि लोग वापस एजुकेशन के सिस्टम में आएंगे, शिक्षक बनेंगे, आएंगे और उसके बाद फिर जो है अगर वो डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ, कॉम्पिटेंस के साथ अगर वो वापस स्कूल आते हैं, स्कूल सिस्टम में, कॉलेज सिस्टम में, यूनिवर्सिटी सिस्टम में, तो फिर अपने ये इस खतरे से बचने की चीज़ें। हाँ, ये वो मेल है, लंबी मेल है लेकिन मैं पढ़ देता हूँ। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ आसाम, ये बहुत हाल की मेल है 10 दिन पहले की। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ आसाम currently studying in 10th standard. Few months back I had given a scholarship test of a renowned coaching center for competitive examination with my knowledge that I won't have to do any dummy schools. But when the results came and my parents went there to seek details, I was shocked to see their negligence and ill intention to stop students from going to school and instead study there and pursue school from their tie-ups. आप रेगुलर स्कूल में नहीं जाओगे, जिनसे उनका टाइप है वहाँ पे आप जाओगे और वो भी कितना जाओगे, once a week for practicals only. और सबसे आगे जो उसके लिए परेशानी की बात थी, what shocked me more was that the scholarships were funded by our state government. ये कोचिंग किस तरीके के अनएथिकल हथकंडे अपनाते हैं और गवर्नमेंट मशीनरी को भी हाईजैक कर लेते हैं। गवर्नमेंट मशीनरी सारा बड़ा स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। बिहार सरकार ने अभी हाल के अंदर में शुरू किया है कोचिंग पढ़ाना। बिहार सरकार ने सरकारी कार्यक्रम है और पढ़ाने के लिए वो कोचिंग इंस्टीट्यूट के लोगों को लाखों रुपए महीने दे करके वो लेकर के आ रहे हैं और कोचिंग पढ़वा रहे हैं। आज हमारे बिहार गवर्नमेंट के इतने सारे स्कूल हैं, लोग टीचर से अपॉइंटेड है, इतना सारा टीटी और क्या सीटीटी और क्या क्या करके आप उसको लेकर के आते हो। ये क्या कर रहे हो? ये सुसाइड नहीं है, क्या है बताओ? सुसाइड है कि नहीं है? आप अपने टीचर्स को संदेश दे रहे हो कि तुमसे तो कुछ होने वाला ही नहीं है, भले ही तुमने टीटी पास करके आए हो या क्या करके आए हो। They had made many horrendous policies like fine on days to which the students absent from the coaching वगैरह वगैरह वगैरह। स्कूल सिस्टम जो है वो बहुत डेंजर में है और अगर स्कूल सिस्टम डेंजर में आएगा तो जो यूनिवर्सिटी सिस्टम है जिसमें इनटेक स्कूल से आता है, IITs, ICARs हैं, CSR के लैबोरेटरीज हैं, सारे साइंटिफिक हमारे सेटअप्स हैं, IPR है, उधर जो भी कुछ है, जितना ISRO है, जितने हमारे BRC है, इनपुट कहाँ से मिलेगा और कैसा मिलेगा। और इसीलिए आप जो ये चित्र देख रहे हैं दाहिनी तरफ, हर एक स्लाइड के ऊपर दाहिनी तरफ एक चित्र बना है, आपने देखा ना,
हर स्लाइड में है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज साइबेरियन टाइगर्स, ब्लैक रीनो, पढ़ते होंगे ना, एनवायरमेंट साइंस वाले पढ़ाते होंगे। ब्लैक रीनो, माउंटेन गोरिल्ला, ये सब क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज में है। और उन्हीं में ये भी है, कमिटेड कमिटमेंट एंड कॉम्पिटेंट। फोटो ले फोटो ले इसका फोटो ले भाई। आप सम्मान नहीं दे रहे, आप शिक्षक को सम्मान नहीं दे रहे, आप कॉलेज शिक्षक की बनाना। कॉम्पिटेंस नहीं बढ़ा रहे। एक स्कूल सिस्टम, एक कॉलेज सिस्टम से ही निकल कर किस शिक्षक वहाँ पर आएगा, जहाँ भी जाए, कॉलेज में जाए, यूनिवर्सिटी में जाए, IIT में जाए, कहीं भी शिक्षक बने, वो इसी सिस्टम से निकल करके आएगा। और वहाँ पर आप अच्छे टीचर्स, अच्छे मतलब क्या, कमिटेड एंड कॉम्पिटेंट, केवल कॉम्पिटेंट नहीं, कमिटेड एंड कॉम्पिटेंट टीचर्स अगर नहीं होंगे तो क्या होने वाला है। किसी भी परिवार के अंदर कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसके माता पिता की एक इच्छा रहती है, वो माता पिता उस पर दबाव डालेंगे कि नहीं डालेंगे, वो इच्छा को पूरा करने के लिए वो उनके अपनी सोच पर निर्भर करता है। कुछ लोग डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते हैं, लेकिन इच्छा सबकी रहती है, मेरा बेटा बड़ा होकर के बड़ा उद्योगपति बने, या फिर बड़ा IAS ऑफिसर बने, सरकारी ऑफिसर बने, या फिर वो इंजीनियर बन जाए, या तो बड़ा वकील बन जाए। तरह तरह की इच्छाएं रहती है। लेकिन मेरा बेटा, मेरी बेटी बड़े होकर के और बहुत बड़ा शिक्षक बन जाए, ये इच्छा होती ही नहीं है किसी परिवार के अंदर। ये अलग बात है, कुछ परिवार के होंगे बड़े अच्छे सोच वाले होंगे, जैसे हरियाणा वाला मैंने आपको उदाहरण दिया, वो स्टैटिस्टिकल का वो टेल वाला पार्ट है, वो एवरेज के बहुत ऊपर वाला पार्ट है। शिक्षक बनने के लिए प्रेरित करने का कहीं कोई साधन नहीं है। कॉम्पिटेंट टीचर्स और कमिटेड टीचर्स, ये वाकई बहुत बड़ा इंडेंजर्ड स्पीसीज हो गया है अपने यहाँ। हम लोग थोड़ा अपने स्तर के ऊपर कोशिश कर रहे हैं। आपके पास यूनिवर्सिटी का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतने सारे अच्छे अच्छे यहाँ पे लोग हैं। आज सवेरे जब मैं वॉक कर रहा था 7 बजे के आसपास, तो मुझे कई सारे अन्य स्टूडेंट्स मिले, ज़रूर होंगे इस गैदरिंग के अंदर में कहीं ना कहीं पर। उन सबसे जब हमने बातें की, उन्होंने इस यूनिवर्सिटी की टीचिंग की, इसके शिक्षकों की, इसकी लैब्स की भूरी भूरी प्रशंसा की, भूरी भूरी प्रशंसा। तो हमें, आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट तो इसी के लिए कि टीचर्स आपके अच्छे कमिटेड एंड कॉम्पिटेंट शिक्षक हो। मैं उसके सामने से भी गुजरा था सवेरे, जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है उसका भी। एक इसको बड़े अर्जेंटली और बड़े स्केल पे लेने की जरूरत है और ऑर्गेनाइज्ड वे में लेने की जरूरत है। मैं, जैसे मैंने पहले कहा, मैं एक सीधा साधा शिक्षक हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो मैं अपने स्तर के ऊपर एक छोटा सा कुछ 10-12 लोगों का ग्रुप बना करके, और फिर कुछ उसके सराउंडिंग में 1S के बाद 2S और 2P और 3S और 3D सब मिला करके 100-200 लोगों के साथ काम करता हूँ। कार्यकर्ता हमारे इस प्रकार के बनते हैं। कोर ग्रुप में शायद 8-10 लोग होंगे। तो हम लोग कुछ ना कुछ करते हैं। सोपान आश्रम, ये उस जगह का नाम है, उस कैंपस का नाम है, उस बिल्डिंग का नाम है जहाँ मैं रहता हूँ, रहने का स्थान है ये। तो यहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं कि हम इसको डाई आउट नहीं होने देंगे। तो हम लोगों ने अन्वेषिका नाम का एक संगठन खड़ा किया। हमने नहीं खड़ा किया, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स 1984 से है, उसी का ये पार्ट है। मैं इनके साथ भी एसोसिएटेड हूँ। तो हम लोग ये लर्निंग, जॉयफुल लर्निंग, स्ट्रेस फ्री लर्निंग एंड लर्निंग नॉट फॉर पासिंग एग्जामिनेशंस, इसके ऊपर काम कर रहे हैं कई सालों से। और हम लोग शिक्षकों के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं और शिक्षकों को ये फीलिंग, उनको वो दर्शन कराते हैं विषय का, बल्कि नहीं कि केवल मूर्तियों के दर्शन कराते हैं। तो ये इस तरह का कार्यक्रम होने का चलता रहता है, बहुत सारा चलता रहता है। उसके बाद जब मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि मैं विस्तार में न जाऊँ, लेकिन कहीं एक चीज़ ज़रूर हम आपको बताना चाहते हैं। ये सब हम पढ़ा रहे हैं, जितने चित्र आप देख रहे हैं ना, ये सब हम पढ़ा रहे हैं। और कैसे पढ़ा रहे हैं, हमारे तरीके अलग है। हम क्लासरूम में बिठा के कम पढ़ाते हैं और बाहर जाकर के ज़्यादा पढ़ाते हैं। ओके। और फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, वही आती है, वक्त कुछ आता नहीं है।
तो बायोलॉजी वगैरह में तो लोग कहते हैं कि जाओ पेड़ पौधों के बीच में जाके बायोलॉजी पढ़ाओ, तो हम लोग फिजिक्स भी इसी तरह से पेड़ पौधों के ही बीच में जाकर के पढ़ाते हैं। ये देखो, अच्छा ये वीडियो चल गया। ये मेरे उसी सुपान आश्रम की तस्वीरें हैं। ये बच्चे लोग अपना पढ़ रहे हैं, कागज से काट काट के स्केलेटन बनाए हैं सबने, उनको लटका लटका करके वो कुछ कुछ पढ़ाई कर रहे हैं। ये मैं थोड़ा सा 5 मिनट और आपका दूंगा, फिर आपके लिए फ्लो खुला होगा आपकी वार्ता करने के लिए। ये एक हम लोगों ने सोचा कि सबसे जो भयावह कंपोनेंट है पूरे एजुकेशन सिस्टम का वो है एग्जामिनेशन। क्या हम ऐसा कोई एग्जामिनेशन का मॉडल बना सकते हैं जो जॉयफुल हो और एडुकेटिव? आखिर पूरे एजुकेशन सिस्टम का उद्देश्य कंपैरिजन करना नहीं है कि ये ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा खराब। सबकी शिक्षा का, सबकी अंडरस्टैंडिंग का, सबकी कॉम्पिटेंस का, स्किल्स का हमें उत्थान करना है, बड़ा करना है, उसको बढ़ाना है। यही ना एजुकेशन सिस्टम का गोल। ये परीक्षाएं जो है वो तो स्पीड ब्रेकर्स हैं, तो क्या हम ऐसे परीक्षाएं कर सकें? कंपैरिजन करना है ज़रूरी, तो हम करते हैं परीक्षाएं, लेकिन क्या परीक्षाएं भी जॉयफुल हो सकती हैं? क्या परीक्षाएं भी जो हैं वो अभी के सारे नॉर्म्स को हटा करके एकदम नए प्रकार की परीक्षाएं कर सकते हैं क्या, जिसमें हम सिखाएं लोगों को, न केवल कंपैरिजन करें, उनमें एक्चुअली उनका विकास भी करें और जॉयफुल भी हो? तो हमने बहुत छोटे स्तर के ऊपर, जो हम छोटे लोग हैं, छोटा ग्रुप है हमारा, छोटे स्तर पे हम लोगों ने एक प्रयास किया है और हम नेशनली एक एनुअल परीक्षा आयोजित करते हैं, कंपटीशन आयोजित करते हैं, जिसको कहते हैं नेशनल अन्वेषिका एक्सपेरिमेंटल स्किल टेस्ट। आगे फिर इसमें से जो पास करते हैं उनको बड़ी स्कॉलरशिप, फलाना ढमाका, कई सारे फाउंडेशन हैं, कई सारे NGOs हैं, वो लोग उनको फाइनेंशियल सपोर्ट वगैरह करते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन इस परीक्षा की बात मैं करना चाहता हूँ। आप गूगल सर्च कीजिएगा, NAEST करेंगे, आपको वो वेबसाइट मिल जाएगी। NAEST के आगे फिर है वेबसाइट शिक्षासोपान.org करके, वो आपको मिल जाएगी। आप वहाँ जा सकते हैं और वहाँ देख सकते हैं। किसके लिए खुली है? BSc के स्टूडेंट्स के लिए खुली है और MSc के स्टूडेंट्स के लिए खुली है। तो आपका जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है BSc MSc, उसके सारे विद्यार्थी उसके अंदर भाग ले सकते हैं। स्कूल के लिए भी खुली है, मैं स्कूल स्टूडेंट्स को भी शाम को बताऊंगा इसके बारे में, 9 to 12 एंड BSc एंड MSc। अब इस परीक्षा का जो पहला चरण है, ये स्क्रीनिंग राउंड कहते हैं इसको हम लोग, ये स्क्रीनिंग राउंड कहते हैं। और ये स्क्रीनिंग राउंड कैसा होता है, एक छोटा सा वर्णन करूँ मैं आपको। तो जितने बच्चे हमारे यहाँ रजिस्टर्ड होते हैं, करीबन हर साल 30-35 हज़ार 30 हज़ार बच्चे रजिस्टर्ड होते हैं, 50 हज़ार तक भी हुए हैं, 54 हज़ार तक हुए हैं कभी। तो उनमें से फिर हम लोग एक ऑनलाइन परीक्षा करते हैं, जिसमें कि जिस मोबाइल से या जैसे भी आपने रजिस्टर किया है उसी पर आप परीक्षा देते हैं। प्रश्न पत्र होता है, उसके अंदर में कुछ 18 सवाल होते हैं, 17 या 18 सवाल होते हैं, और हर सवाल में एक छोटा सा वीडियो होता है शुरू में। कितना छोटा? उसको सेकंड्स में हम लोग नापते हैं, मिनट्स में नहीं नापते। कितने सेकंड? छोटा है, अरे तो बहुत छोटा है। कितना बड़ा वीडियो भैया? 2 सेकंड का वीडियो। ये तो बहुत लंबा हो गया। हाँ, 1 मिनट का हो गया, ये नहीं चलेगा, इसको कट करो। तो 10 सेकंड का, 15 सेकंड का ऐसा एक वीडियो होता है, और फिर उस पर MCQ सवाल होता है। अब आपने कभी ना कभी कुछ पढ़ाई होगा। मान लो आपके पास ये 2 स्टील के गिलास हैं, मान लो आपके, ये मैं एक्चुअल जो पिछले सालों में प्रश्न पत्र हमने बनाए हैं उसमें का सवाल बता रहा हूँ। 2 स्टील के गिलास रखे हुए हैं, वीडियो चालू होता है, टेबल के ऊपर 2 स्टील के गिलास रखे हुए हैं। एक भैया आते हैं, दोनों गिलास को पकड़ते हैं, दूर हटा देते हैं और वीडियो खत्म हो जाता है। ओके, हार्डली 2 सेकंड्स वीडियो खत्म हो जाता है। फिर आगे सवाल आते हैं, क्या इन दोनों स्टील के गिलासों से कैपेसिटर बना क्या नहीं बना? क्योंकि हम जो कैपेसिटर सिखाते हैं ना, उसमें वो प्लेट्स होते हैं आमने सामने, सिलिंड्रिकल होता है, तो एक के भीतर दूसरा घुसा पड़ा होता है, यहाँ पे दोनों अलग अलग रखे हुए हैं। तो वहाँ से कॉन्सेप्ट शुरू होते हैं। जब इनको दूर हटाया, अगर कैपेसिटेंस है तो घटा कि बढ़ा कि नहीं बढ़ा, उतना ही रहा,
वगैरह होगा, इस तरह के सवाल उसमें से फिर चलते हैं। फिर दूसरा सवाल आता है, उसमें इसी वीडियो को उसमें कागज घुसा देते हैं अंदर गिलास के, एक गिलास के दूर तो रखा हुआ है, दूर तो रखा हुआ, एक गिलास के भीतर कागज घुसा दिया, अब क्या हो गया, बाहर से लपेट दिया है उसको कागज से, अब क्या हो गया। ऐसे ऐसे करके हम लोग ये छोटे छोटे वीडियो के ऊपर कुछ ना कुछ MCQ सवाल है। एक सवाल हमने दिया था 2 साल पहले, उसमें वीडियो चालू हुआ तो चिड़िया बैठी हुई थी, एक चिड़िया जमीन पर बैठी हुई थी, पेड़ काफी है जहाँ हम रहते हैं, वहाँ पेड़ बहुत सारे हैं, तो एक चिड़िया बैठी हुई थी और बस वीडियो शुरू हुआ, मतलब चला तो बहुत देर तक वीडियो, हम चिड़िया को ट्रेन अप नहीं कर सकते थे तो इसलिए वीडियो तो बहुत लंबा ही चला, लेकिन जब अंत में कट करके हमने अपने काम की चीज निकाली तो वीडियो शुरू होता है, चिड़िया बैठी हुई है जमीन के ऊपर, उड़ी फुर्र से जा करके और ऊपर बैठ गई डाली पे, वीडियो खत्म। अब सवाल शुरू होते हैं, चिड़िया की काइनेटिक एनर्जी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुई क्या, पोटेंशियल एनर्जी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुई क्या, बढ़ी घटी, कभी घटी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमेशा वो बढ़ी क्या, घटी क्या, कभी बढ़ी कभी घटी, इसी करके हम लोग इस तरीके के प्रश्न होते हैं हमारे। तो एक बहुत नए किस्म का एक्सपीरियंस होने वाला है आपको, अगर BSc MSc के स्टूडेंट्स, अभी इसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है, 1 अप्रैल से शुरू हुआ है और 20 मई तक चलेगा, 20 मई तक, ओके। तो आपको एकदम नए किस्म के वो जी निकालने के लिए नहीं कहा जाएगा जिसको लाखों लोगों ने निकाल के रखा हुआ है। यूनिवर्सिटी में भी जो इम्तहान में क्वेश्चन आते हैं ना, वो बहुत बार पीछे पूछे जा चुके होते हैं और हम लोग जब पढ़ते थे उस समय तो वो बस 20-30 होते थे सवाल, उन्हीं में हर बार उसी को याद कर लो तो अच्छी तरह से अच्छे नंबर आ जाते थे। तो हमारे यहाँ एकदम नए, हर बार हम नए वीडियोस बनाते हैं, नए सवाल बनाते हैं, बहुत समय लगाता है, हमारे बहुत समय लगता है, बट हम भी इंजॉय करते हैं। आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, ये स्क्रीनिंग का राउंड, इसमें एक ही बार बैठना है परीक्षा के लिए, एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उस समय आपको जो भी 10-15 मिनट लगेगा या 5 मिनट लगेगा या 2 मिनट लगेगा, सब लोग एक्सपर्ट्स हैं आजकल, तो कंप्यूटर फोन का अच्छा चलाते हैं सब लोग, और उसके बाद एक बार आपको 1.5 घंटे या 2 घंटे का इम्तहान होगा, वो बैठना पड़ेगा, यू विल गेट ए न्यू एक्सपीरियंस। हालांकि ये जो 20 मई तक का समय है, इसमें जितने सैटरडेज आते हैं उसमें हम लोग उन सारे बच्चों को जो रजिस्टर करते हैं उनको कुछ एक ऑनलाइन वेबिनार देते हैं, किसी एक्सपर्ट को बुला करके उनके साथ में डिस्कशन करा के उनके विजन को भी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और अल्टीमेटली ये यहाँ से जो सेलेक्ट होते हैं करीब 800-900 बच्चे हम सेलेक्ट करते हैं, वो फिर जाते हैं नेक्स्ट राउंड में, जिसको हम लोग कहते हैं प्रीलिम्स राउंड। ये प्रीलिम्स राउंड जो है वो ये वाला प्रीलिम्स, इसमें एक्सपेरिमेंट दिए जाते हैं, 3 एक्सपेरिमेंट बच्चे खुद करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे हाथ से। अब हाथ से एक्सपेरिमेंट करना है, एक्चुअल टेस्ट ठीक है, वो तो स्क्रीनिंग ठीक है। और ये बड़ा मज़ेदार है क्योंकि इसको हम कहते हैं खत्म, कहानी खत्म, चलो इसको हम कहते हैं, इसका नाम है एक्सपेरिमेंट हमारा डिज़ाइन तुम्हारा। हम केवल एक्सपेरिमेंट लिख के दे देते हैं, ये करना है, ड्रॉप्स बनानी है और एक एक ड्रॉप का जो वॉल्यूम है उसको नापना है और उसके बाद उसका सरफेस टेंशन निकालना है। हम फॉर्मूले वगैरह सब बना के दे देंगे उनको, ये फॉर्मूला है, ये फलाना डेवलप है, लेकिन ड्रॉप कैसे बनेगी उसका इंतजाम आपको करना है। और घर के सामानों से होता है ये राउंड, लैब नहीं जाना है और लैब का कोई सामान घर से वहाँ उठा के घर में नहीं लाना है, ओके, तो अपने घर के ही इससे करना है। फिर अब आप सोचो कैसे आप ड्रॉप बनाओगे, और वो भी लगातार बनाना है क्योंकि एक बूंद का तो आप आयतन नहीं नाप पाओगे ना, एक बूंद का तो आयतन नपेगा ही नहीं, एक बूंद लटकेगी कहाँ भैया, एक बूंद तो कहीं लटकेगी नहीं, वो तो गिरेगी तो पसर जाएगी। तो 20-25 बूंदे लगातार एक के पीछे एक गिराओ एक ही तरीके से, और तब फिर उसका टोटल जमा करो, पानी का आयतन निकालो, भाग लगाओ। अब ये सारी व्यवस्था जो करनी है वो आपको अपने घर के सामान से करनी है, या जो आपको कहीं ग्रोसरी शॉप में मिल जाए सामान, मेडिकल शॉप में मिल जाए, सब्जी की दुकान में मिल जाए, वो ठीक है, साइंटिफिक स्टोर नहीं जाना है या लैब नहीं जाना है। तो ये अनदर राउंड का बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, ये बहुत बढ़िया, और ये बहुत मजा आता है क्योंकि घर के सामान चाहिए होते हैं, चना जिसमें रखा हुआ था वो डब्बा चाहिए, मम्मी खाली कर दो, मुझे एक्सपेरिमेंट करना है, तो चना निकाल दिया गया कहीं पे, डब्बा खाली उसको दिया गया, ऐसे पूरा घर इन्वॉल्व हो जाता है। घर में बच्चा कुछ एक्सपेरिमेंट करता है और वो बच्चों को इतना मजा आता है,
बाद में हमारे पास जब फीडबैक आते हैं, पेरेंट्स मिलते हैं तो बताते हैं अरे ये 9वीं क्लास का बच्चा पढ़ने वढ़ने में एकदम मन नहीं लगाता था, ये कभी 2 घंटे नहीं बैठ सकता था एक जगह पे, और ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए रात को 12-12 बजे तक लगा पड़ा रहता है, हम लोग को भी जगाए रखता है और कहता है ये इधर से ये पकड़ लो, इधर से वो कर लो, उधर से वो कर लो। तो ये राउंड है। अगर आपने स्क्रीनिंग राउंड के अंदर में आप पास हुए तो आपको ये करने को मिलेगा, अगर नहीं पास हुए तो आप फेल नहीं हुए, आपको एक टोटली नए किस्म का वीडियोस के ऊपर फिजिक्स क्वेश्चन कैसे बनाए जा सकते हैं, कैसे उसके ऊपर सोचा जा सकता है, उसका आपको मिल गया। लर्निंग हुई ना, लर्निंग हुई ना, यस यस। और कुछ खोया नहीं, किसी चीज का डर नहीं है कम नंबर आएंगे तो मेरा क्या होगा किसी चीज का डर नहीं है। राहुल ऐसे भी नहीं जो करता। प्रीलिम्स में जाने उनकी अलग किस्म की लर्निंग हो रही है, उनको अब सोचना पड़ रहा है। आप देखो स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जब एक्सपेरिमेंट्स करते हो तो आपके लिए एक्सपेरिमेंट के जो सामान है वो पहले से लोग इकट्ठा करके रखते हैं, फिर आप उनमें आप इधर से जोड़ोगे, इधर से तार जोड़ोगे, उधर से ये करोगे, इधर से हैंडल निकालोगे, ये घुमाओगे, वो करोगे, कुछ रोशनी वोशनी डालोगे, ये रे डालोगे, फलाना करोगे, लेजर कुछ ना कुछ करोगे और फिर उसका आप रिजल्ट करोगे, डेटा एनालिसिस करोगे। यहाँ आपको कुछ सामान दिया हुआ नहीं है तो आपके अब बत्तियां बिना मेंटोस खाए हुए जल रही है दिमाग की बत्तियां जलानी पड़ेगी ना, तभी तो पता चलेगा कि करे तो कैसे करें। तो ये विकास हो रहा है, बच्चे का विकास, और लर्निंग में बहुत एंजॉयमेंट है। हमारे बच्चे स्ट्रेस में इसलिए रहते हैं, 2 ही कारण है। एक तो कि जिस समय पढ़ रहे हैं उस समय उसको एंजॉय कर नहीं रहे, जॉय ऑफ लर्निंग फील नहीं कर रहे, तो वो एक्स्ट्रा भार है। और उसके बाद परीक्षाएं, परीक्षा में कहीं कम नंबर आएंगे तो फिर दुनिया क्या कहेगी, परिवार वाले क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, फलाना क्या करेंगे, फिर कोचिंग वाले हैं डरा के रखे हुए हैं, जेई नीट नहीं करोगे तो इस संसार में सर्वाइव नहीं कर सकते हो। जैसे ऑक्सीजन जरूरी है सर्वाइव करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए सर्वाइव करने के लिए, तो जेई और नीट ये तो बड़े बड़े न्यूट्रिएंट्स हैं, ये नहीं रहेगा तो आपकी जिंदगी कैसे चलेगी, वो डरा करके वैसे किए रहते हैं। तो ये कि जॉय ऑफ लर्निंग नहीं मिला है, इसके कारण से प्रॉब्लम है। और दूसरा ये डर है मेरे भविष्य का क्या होगा, अरे काहे का डर है, भविष्य को किसी ने देखा है क्या, और भविष्य को किसी ने कंट्रोल किया है क्या, तो क्या है ये मेरे भविष्य का क्या है। ये जेई वही कहते हैं ना, आप तो लोग बहुत भाग्यवान लोग हैं, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने जेई या नीट अटेम्प्ट किया होगा और आप वहां नहीं पहुंच पाए, आप बहुत भाग्यवान लोग हैं, बहुत भाग्यवान। हाँ भाग्यवान लोग हैं। वो आईआईटी के अंदर क्या होता है वो मुझसे पूछो आप 23 इयर्स पढ़ा के आया हूँ वहाँ पे, 23 इयर्स पढ़ा के आया हूँ। आज आईआईटी के अंदर में आईआईटी बॉम्बे, जिसको सबसे पसंदीदा आईआईटी कहा जाता है, सब हाई रैंकर सबसे पहले वही जाते हैं, वहाँ के डीन ऑफ स्टूडेंट्स अफेयर्स अभी हाल में मिल के आया मैं 3 महीने पहले, 3-4 महीने पहले, वो मुझे बता रहे थे, बातचीत करते के क्रम में उनके घर गया था मैं खाना खाने के लिए, तो बड़ी इनफॉर्मल बातचीतें हुई। आईआईटी बॉम्बे ड्रग्स की समस्या से बुरी तरह से जूझ रहा है, वहाँ के बच्चे बड़ी संख्या में ड्रग के आदी हो रहे हैं, और जो ये ड्रग वाले माफिया हैं वो उनका फायदा उठा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, क्यों कर रहे हैं ऐसा। आईआईटी में जाने के बाद फ्रस्ट्रेशन, आईआईटी में जाने के पहले डर था, नहीं गए तो मेरी तो अस्तित्व जो है वो समाप्त हो जाएगा, और जब पहुंच गए अब फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि कुछ सीख के तो गए नहीं, हाथ से कुछ काम करना नहीं आता, दिमाग से सोचना नहीं आता, पहुंच गए आईआईटी के अंदर में, अगर न पहुंचे होते तो अच्छा रहता। वहां जाकर इतना फ्रस्ट्रेशन होता है बहुत सारे लोगों को, सैकड़ों लोगों को हर साल, कि वो उस फ्रस्ट्रेशन के अंदर में कुछ भी कर गुजरते हैं, और कभी कभी ऐसा कर गुजरते हैं कि नेशनल न्यूज बनती है। फिर हमारी आईआईटी कानपुर में भी पिछले कुछ 1.5 साल के अंदर 5-6 आत्महत्याएं हो चुकी हैं। तो ये कितने मिथ में जी रहे हैं, मिथ में जी रहे हैं भविष्य। और जिस देश के 20 लाख लोग के करीब बैठते हैं आईआईटी के इम्तिहान करने, और 30-40 हजार एनआईटी वगैरह मिला दो तो 30-40 हजार के करीब पास होते हैं,
जिस देश में 20 लाख में से 19 लाख और कितने बच गए, लाख हजार या 19.5 लाख ले लो, 20 लाख में से जिस देश के अंदर में हर साल, ये एक साल की कहानी नहीं है, हर साल 20 लाख में से 19.5 लाख बच्चे अगर नाकारा हैं, वो देश दुनिया में झंडे गाड़ सकता है क्या? हमारा भारत तो गाड़ रहा है, हमारा भारत तो गाड़ रहा है क्या? जो ये 40,000 गए हैं वहां या नीट में गए हैं कुछ हजार, इन्हीं लोगों के बल पे भारत चल रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। ये जो दुनिया के अंदर में डंका बज रहा है भारत का, चाहे वो इकोनॉमी का क्षेत्र है, साइंस टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है, आध्यात्मिक क्षेत्र है, योग का क्षेत्र है, दुनिया में जो भारत का डंका बज रहा है, किसी देश का डंका बज सकता है क्या? अगर वहाँ की जनसंख्या में से 20 लाख में से 19.5 लाख लोग नकारा हो, उनके भविष्य का कोई ठिकाना नहीं है, उनको तो खाना ही नहीं मिलने वाला है, उनको तो रहने के लिए घर ही नहीं मिलने वाला है, उनको तो कहीं जॉब ही नहीं मिलने वाला है, वो तो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कहीं भेज ही नहीं सकेंगे बाद में। अगर 20 लाख में तो 19.5 लाख जहाँ की जनसंख्या ऐसी हो, वो विदेशों के अंदर में, पूरी दुनिया के अंदर में अपना डंका बजा सकता है क्या? हम तो बजा रहे, हम तो बजा रहे। हमारा चंद्रयान 3 तो लैंड हो रहा है, हमारे यहाँ BRC में से तो बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं, हमारे CSIR की इतनी सारी लैब में उसके अंदर में तो बहुत सारी चीज़ बनती है। हम तो एक से बढ़ करके एक थेरेटिकल साइंटिस्ट पैदा कर रहे हैं, TIFR के अंदर में पैदा कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, वहाँ कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो डंका बज रहा है। तो ये अजीब अजीब मिथ जो बने हुए हैं, परीक्षाओं के डर, परीक्षा में नंबर नहीं आए तो क्या, अरे मेरे को कौन से नंबर आए थे और मैंने कौन सा JEE किया था? मैंने भी तो JEE नहीं किया ना, मैं तो JEE की परीक्षा में बैठा ही नहीं, मेरा झंझट ही नहीं पालना है, पढ़ना ही नहीं है झंझट। तो क्या हो गया, वहां परीक्षा दे करके फेल करो, उससे अच्छा ही बोलो JEE की ऐसी तैसी। हम अपना साम्राज्य खुद बनाएंगे, बना ली। हम अपना साम्राज्य खुद बनाएंगे, आए कि JEE। तो वो परीक्षाओं का जो डर है ना, अरे बोर्ड परीक्षा में थोड़े आपके कम नंबर आए, खराब नंबर आए तो आप उसकी चिंता करो, क्योंकि वो आपको हर बार अपने CV में लिखना पड़ता है। 12 बोर्ड 75%, 10th बोर्ड 80%, आप लिखते हो ना? यस सर। हर बार लिखना पड़ेगा। डिवीजन परसेंट पूछेंगे नहीं तो फिर डिवीजन पूछेंगे, ग्रेड कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा आपको। किससे एप्लीकेशन फॉर्म में बाद में जब आप जॉब के लिए या किसी बड़े इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए जाओगे तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि JEE में पास किए थे कि नहीं किए थे, खाली JEE वाले पूछेंगे और कोई नहीं पूछेगा, पूरी जिंदगी कोई नहीं पूछेगा कि आपने JEE में क्या रैंक लाया था, बैठे कि नहीं बैठे, पास किए कि फेल किए, कोई नहीं पूछना। बोर्ड में हर कोई पूछेगा, हर कोई पूछेगा। जहां भी कहीं आप अप्लाई करोगे, बोर्ड का नंबर दिखाओ, JEE का नंबर कौन देखने वाला है? बोर्ड के लिए पढ़ाई करो ना अच्छे से। JEE क्या करते हो, ये सब शाम को शाम की बातें होंगी, लेकिन आपसे ये बात इसलिए कर रहे हैं हम। आप में से तमाम लोग जो है, उनमें बहुत सारे लोग, मेरी उम्मीद है कि आप एजुकेशन सिस्टम में वापस जाने वाले, और आप एजुकेशन सिस्टम में अगर वापस जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है वहाँ पे। स्कूल्स, कॉलेजेस, आप तो इतनी अच्छी जगह यहाँ बैठे हुए, हमारी कॉलेजेस जो है क्या वहाँ हो रहा है, उसकी अलग कहानियाँ हैं, एक से बढ़कर के एक कहानियाँ है हमारी। वो हमारे DAV कॉलेज के केमिस्ट्री के प्रोफेसर मुझसे मिलते हैं तो बड़े शर्माते कहते हैं क्या करें सर, क्लास तो होती ही नहीं है, हम लोग तो खाली स्टाफ रूम में जाते हैं, रोज बैठते हैं, हाजिरी बनाते हैं, चाय वाय पीते हैं, गप्पे करते चले आते हैं। होती ही नहीं है क्लासें। क्लासें होना अपने आप में वहाँ एक बड़े उसकी गर्व की बात होती है। मेरे कॉलेज में क्लासेस होती हैं ऐसे, जहाँ पर हजारों कॉलेज इस प्रकार के चल रहे हैं, वो आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको बचाना है अपने को, ये एजुकेशन सिस्टम को बचाना है अपने को, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी को बचाना है। तो शिक्षा का तंत्र नहीं बचेगा तो आगे सब ऊपर वाले भी गड़बड़ाएंगे। वो है ना, वो रूट जितने गहरे होते हैं उतनी ही हाइट ऊपर तक जाती है पेड़ों की।
तो वो रूट्स हमारे मजबूत होने चाहिए। इसलिए ये कहानी मैं यहाँ पर सुना रहा हूँ। हम वापस जाएं अपने सिस्टम के अंदर में। हमें सब चाहिए, हमें इंजीनियर्स भी चाहिए, हमें डॉक्टर्स भी चाहिए, हमें वकील भी चाहिए, हमें सोशल एक्टिविस्ट भी चाहिए, हमें सबको ही चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा हमें चाहिए जो एकदम बेस अभी डगमगा रहा है पूरे देश का, उसको संभालना है, उसको ठीक करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Sir, माइक बोलिए। कम ऑन। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। कोशिश करेंगे सबको अपडेट करें, लेकिन ब्रीफ रखिए, क्वेश्चन छोटा रखिए, स्पेसिफिक रखिए। Sir, my name is Usman Kumar. I am from Environmental Science Department. Sir, in the Environmental Science Department से सर हम लोग फील्ड विजिट में जाते रहते हैं, गांव वगैरह में, स्कूल वगैरह में। सर हाल ही में एक कोसवा गांव है, वहाँ स्कूल में गया था। तो वहाँ पे सर दो, एक प्राइवेट स्कूल भी है, एक मिडिल स्कूल भी है, जो कि 1 से 8 तक है। उस मिडिल स्कूल में सर, सरकारी स्कूल में प्रॉपर वेल फैसिलिटी, पूरा प्रॉपर ढंग से उसका है। इवन स्मार्ट बोर्ड भी है। वहाँ पे कुछ शिक्षक लोग हैं जो कि यहीं से पढ़ के एजुकेशन डिपार्टमेंट वहाँ पे गए भी हैं। लेकिन सर वहाँ के 80% बच्चे जो है उस गांव के, वो प्राइवेट स्कूल में जाना चाहते हैं। ये जो मिथ बना हुआ है, इवन उस प्राइवेट स्कूल में गए, वो प्रिंसिपल से ही बात की है, उनका जो व्यवहार है, मतलब उनका जो व्यवहार है उसका कंफर्टेबल नहीं लगा, उतना अच्छा नहीं लगा जितना कि इधर का लगा, ये मिडिल स्कूल का लगा। इवन मिडिल स्कूल में प्रॉपर क्लास वगैरह सब कुछ होते हैं, लेकिन उस गाँव के 20% बच्चे ये जो कि वहाँ पे जाते हैं और बाकी 80% हो जाते हैं। तो ये जो समाज मिथ बना हुआ है कि सरकारी स्कूल ये है, मतलब डाउन है, ये प्राइवेट स्कूल अच्छा है, ये इसको कैसे दूर कर सही है, इसमें थोड़ा सा वो सोशल साइंटिस्ट वालों से पूछना वो बताएंगे। तो एक तो बहुत वो जो मिथ है, उसके भी कारण है, बड़ी संख्या में मैं सरकारी स्कूल के शिक्षकों के साथ काम करता हूँ। आप बैठ जाओ। बड़ी संख्या में मैं भी सरकारी स्कूलों के साथ काम करता हूँ, मिडिल स्कूलों के साथ और उनके जो हाई स्कूल्स हैं उनके शिक्षकों के साथ काम करता हूँ। ऑलमोस्ट स्टैटिस्टिकल है सारा मामला, बट ऑलमोस्ट एवरीवन सेज हमें पढ़ाने का मौका नहीं मिलता है, बाकी सारे काम कराते हैं। सरकारी मुलाजिम हो गए, वो सरकार का अधिकार हो गया उन पे, वो डीएम आने वाले हैं तो शिक्षकों की ड्यूटी, सीएम आने वाले हैं तो शिक्षकों की ड्यूटी, हॉस्पिटल में कुछ करना है तो शिक्षकों की ड्यूटी। और बिहार का तो एक बड़ा न्यूज फ्लैश हुआ था एक दफ़ा थोड़े समय पहले कि ओपन डिफेकेशन अगर हो रहे हैं बिहार के अंदर में, तो शिक्षकों की ड्यूटी है कि सवेरे सवेरे जाकर उनको फोटो खींचे। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की सरकार इस तरीके से उनकी सेवाएं लेती है, पढ़ाने के अलावा सब कुछ कराती हैं। एक बड़ा मिथ क्या है, वो सच्चाई भी है। वो सच्चाई भी है कि टीचर्स कॉम्पिटेंट है, लेकिन उनको भी काम करने का, पढ़ाने का मौका नहीं मिलता। हमारे शिवराजपुर में एक ब्लॉक ऑफिसर, उन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर बड़ा अच्छा सरकारी तंत्र विकसित किया, सब कुछ किया। और उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया कैसे कैसे लैब्स बनाएंगे, ऐसा करेंगे। एक पखवाड़ा उन्होंने घोषित किया कि इस पखवाड़े में हर स्कूल जो है ये करेगा। लेकिन उसके बाद उनको डिस्ट्रिक्ट से ऑर्डर कुछ आ गए, वो सब धरा रह गया और सारे स्कूल वालों को उठा करके ले गए। 15 दिन तक 7 दिन वहाँ ड्यूटी करनी है, वो करना है। तो कई तरह की समस्याएं हैं इसके अंदर में। जो सरकारी तंत्र है उसमें जो अधिकारी हैं बड़े पोस्ट पर, उन्होंने एजुकेशन की समझ उनकी नहीं आई है, उन्होंने इंटरैक्ट नहीं किया। मैं इतनी बातें क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ कि मैं विद्यार्थियों के साथ इंटरैक्ट करता हूँ। मैं स्कूल आपका स्टेट थोड़ा देना चाहती हूँ कि as teachers we are struggling with the excessive use of AI, especially in the PhD students and very young kids as well. So I would like to hear from the AI challenger himself that how do we deal with this inclination of students towards AI? देखिए ऐसा है ना कि अब हमें जो है उसके साथ में रहना है, हमें पसंद हो या ना, जो है वो है। तो हमें अब ये देखना है क्या हम उसको अपने फेवर में यूज कर सकते हैं। एआई वाले क्या करते हैं? देखो, एथिकल प्रैक्टिसेस अलग चीज है, उस पर अलग से बात करेंगे। एआई वाले क्या करते हैं?
एआई वाले करेंगे यही कि आपको आप क्या पढ़ा रहे हो भैया, आप उसको पढ़ा रहे हो, मान लो बैंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल आपको पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे के पास में ऑलरेडी है, आप जो सवाल पूछोगे उसको होमवर्क दो, असाइनमेंट दोगे, वो वहाँ से आंसर लिख करके ले जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो हम इसका फायदा क्यों नहीं उठाएं? देखो बच्चों का ध्यान ज्यादा रखना है, अपने को बच्चों के साथ सहानुभूति रखना है, बच्चों को कभी दोष नहीं देना, स्टूडेंट्स को कभी भी दोष नहीं देना। एक बच्चों के साथ में एआई के जमाने में एक बहुत बड़ी खराबी भी आई है, या गूगल सर्च के जमाने से ही चल रही है, अभी बढ़ गई है, पिछले 5 साल में बढ़ गई। क्या गूगल पे सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वहाँ से आप जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा, लेकिन एकदम गलत बात है, हमें जो चाहिए वहाँ से नहीं मिलता है, और हमें भी पता भी नहीं होता है कि हमें क्या चाहिए था और क्या मिल रहा है। जंक इतना पड़ा हुआ है, कोई रेगुलेशन नहीं है ना, कोई रेगुलेशन नहीं है, जिसको मर्जी हो अपनी दुकान खोल लो और जो बेचना है तो बेच लो, कोई रेगुलेशन नहीं। जंक इतना बढ़ता चला जा रहा है, इतना बढ़ता चला जा रहा है, इतना बढ़ता चला जा रहा है कि उसमें से उसको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन कहाँ छुपी है पता नहीं। एज टीचर्स वी कैन हेल्प देम। हम 10-15 बढ़िया बढ़िया साइट्स बताएं। कौन सा विषय आपका? हम उनको 10-15 खोज करके, हम अपनी तरफ से खोज करके 10-15 बढ़िया बढ़िया साइट्स उनको बताएं, ये फलाने यूनिवर्सिटी की साइट है, ये इसकी साइट है, उसकी साइट है। यूनिवर्सिटीज पे मैं यूनिवर्सिटीज को ही जाता हूँ, यूनिवर्सिटीज की साइट होती है तो मुझे थोड़ा भरोसा रहता है, बाकी सब तो पता नहीं क्या है। और वो अब मिलती नहीं है यूनिवर्सिटी की साइट, आप खोजोगे ना तो पहला 2-4-5 पन्ना पलट जाएगा स्क्रीन के ऊपर, तो शायद मिलेगा, कचरा बहुत भरा पड़ा है। तो हम अगर ढूंढ करके अच्छे जो सही हैं उनके लायक वो साइट्स हम ढूंढ के बताते हैं, और फिर कहें बच्चे ये आप वहाँ जाके पढ़ लेना, हम तो खाली इसके आगे की बात करेंगे। हाँ, हम जो ये पढ़ाने में पढ़े हुए ये ओम्स और ये फलाना, ये वोडो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और वो फलाना, अच्छा है ना, अच्छा है ना, हमने पढ़ लेना, उधर से पढ़ लेना, उधर बढ़िया लिखा हुआ है, जब पढ़ो तुम वहां से पढ़ के आओ, फिर वो बातें करते हैं। अब जब उसका डिस्कशन करेंगे, हम आगे डिस्कशन करेंगे, तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी बढ़ गई और मेरा रिलेवेंस बढ़ गया। और अगर वो करेंगे ना तो बच्चों को भी समझ में आएगा कि वो बाकी के साइट्स बेकार थे। जब तक मैं अपने शिक्षक के बताए साइट्स पर नहीं जाऊंगा तब तक मेरा काम नहीं चलने वाला है। अभी चूंकि उनको अच्छे वाले साइट्स मिले ही नहीं है, तो उसी में से अपना जो उनको ग्रहण किया उसी को लेकर के वो आपसे भी बहस कर सकते हैं, और ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। एक बार उनको भी अच्छे वाले साइट का चस्का मिला तो आपके प्रति आस्थाएं और भी बढ़ेंगी। ओके, गुड। ये अनुपम पूछेगा। हम लोग बाद में संभाल को सेटिंग कर सकते हैं, उसके बाद लोग रुक सकते हैं, मैं भी रुक सकता हूं। बैठते ही अभी सर थोड़ी देर बाद हम